Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I am from UGI Chemistry Department. स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड हमने स्टार्ट किया था। हमने इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को तो पहले ही डिस्कस किया कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमने टाइप्स देखी, क्लासिफिकेशन देखी, क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया और प्रिपरेशंस को डिस्कस किया और अब हम रिएक्शंस की तरफ आए थे। और मैंने आपको बताया था कि वैसे तो अल्काइल हैलाइड काफ़ी रिएक्शन शो करते हैं, एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, रिडक्शन है, वर्ड्स, फ्रिडल क्राफ्ट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स। लेकिन हम दो क्लासेस को डिस्कस करेंगे जिसमें आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थे और दूसरे एलिमिनेशन रिएक्शन। और लास्ट लेक्चर में हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो जनरल जो डिस्कशन थी उसे डिस्कस किया, जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, ठीक है, और लिविंग ग्रुप, मतलब इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हमने सीखा। आज हम प्रॉपरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं और उनमें सबसे पहले जो हम आज डिस्कस करेंगे दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिन्हें आप SN2 रिएक्शंस भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि इन्हें आप SN2 रिएक्शंस भी कहते हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने आपसे कहा था कि SB कैपिटल लिखेंगे आप, N भी कैपिटल लिखेंगे, लेकिन N आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे और 2B आप इस तरह लिखेंगे और ये आपके पास बन जाएंगे SN2 रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स आज हम SN2 रिएक्शंस को थॉरली प्रॉपरली स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे SN2 रिएक्शंस की कि SN2 रिएक्शंस हैं क्या। तो ज़रा साथ साथ रहेंगे आप लोग। मैं अक्सर कहता हूं कि मैं अपनी स्पीड कुछ इस तरह मैनेज करूंगा कि आप लोग भी साथ साथ नोट कर सकें। तो सबसे पहले डेफिनेशन वो कहते हैं जी कि दोज रिएक्शंस मैं रिएक्शंस को RXN लिखूंगा, लेकिन आप जब एग्जाम में लिखेंगे आप फुल स्पेल के साथ लिखेंगे। दोज रिएक्शंस इन विच CX bond breaking and attack of न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल को NU से लिखा मैंने, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कि कहीं ना कहीं बात कुछ इस तरह से बन गई कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन अगर साइमल्टेनियसली, स्टूडेंट्स साइमल्टेनियसली का मतलब बैक वक्त एक ही टाइम पे, ठीक है, इन वन स्टेप। तो ऐसे रिएक्शंस को आप नाम देंगे कॉल्ड SN2 रिएक्शंस। आप इन्हें SN2 रिएक्शंस का नाम देंगे। अगर आप इस डेफिनेशन को ज़रा गौर से देखें तो होगा क्या, वो कहते हैं जी कि मेन वर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ, जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप इन्हें कह रहे हैं बाईमॉलिक्यूलर, वो भी बात क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो जो CX बॉन्ड ब्रेक होना है, दैट बॉन्ड ब्रेकिंग, और जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है और उस अटैक की वजह से जो बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, ये सारा काम साइमल्टेनियसली एक ही वक्त पे हो रहा है। कब? एक स्टेप में। तो इस तरह के रिएक्शंस को आप नाम देंगे न्यूक्लियोफिलिक SN2 रिएक्शन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जाम्पल में आपसे क्या डिस्कशन की जाएगी।
स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में आप दोबारा से वही रिएक्शन जो है उसे फॉलो करेंगे। हम करेंगे क्या, हम एक अल्काइल हैलाइड लेंगे जिसमें ये हमारे पास कार्बन, ठीक है, और इस कार्बन के साथ एक हैलोजन अटैच है। अब होगा क्या कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन लेट्स से कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक करना है इस कार्बन पे। स्टूडेंट्स कार्बन हैलोजन, हैलोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड बना। इन दोनों में से अगर आप देखेंगे तो हैलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मैंने आपसे पहले लेक्चर में भी कहा था कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब ये जो स्पीशी मैंने लिख दी ये न्यूक्लियोफाइल भी है और लीविंग ग्रुप भी है। ये बातें आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्पीशी हमने लिख दी ये आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ ही साथ ये क्या है, लीविंग ग्रुप भी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ ही साथ ये लीविंग ग्रुप भी है। इस पे भी नेगेटिव चार्ज है। ये भी आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कौन सा, इसने चूंकि अटैक करना है, ये आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। स्टूडेंट्स ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, यानी कि इस कार्बन पे अटैक होगा। अब होगा क्या कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पे। अब कार्बन ये देखेगा कि पहले से जो मेरा बॉन्ड है वो हैलोजन के साथ है, ये ज़्यादा स्टेबल है या इस नए आने वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड है। अगर कार्बन को लगे कि नए आने वाले न्यूक्लियोफाइल के साथ मेरा बॉन्ड जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल है, तो ये कार्बन इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये जो हैलोजन है, हेट्रोलाइटिक फिशन होगी यहाँ से और ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को भी ले जाएगा और ये क्या करेगा, ये जनाब लीविंग ग्रुप के तौर पे लीव हो जाएगा, ठीक है। ये पुरानी वाली सारी डिस्कशन हुई, मैं दोबारा से आपको याद करवा दी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी कार्बन, ये OH यहाँ पे आके अटैच हो गया, ठीक है, और ये X जो था इसने लीव कर दिया एज लीविंग ग्रुप। लें जी, X ने लीव किया एज लीविंग ग्रुप। स्टूडेंट अब हम ना इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म क्या कहता है। तो स्टूडेंट्स आप हेडिंग दे दें जी मैकेनिज्म की। मैकेनिज्म इजी है, इसका मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों की थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी। अब वापस इसी रिएक्शन को हम दोबारा लिखेंगे। मैं इसी कार्बन को लिखूंगा और ये कार्बन हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि लेट्स से कि ये आपके पास कार्बन और इस कार्बन के साथ ये हैलोजन एटम। अब बाकी कार्बन के ये तीनों जो हाइड्रोजन है ये हमने एज इट इज़ बना दिया, ठीक है। दूसरी तरफ ये न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक करना था, दोबारा इस तरफ आते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इस न्यूक्लियोफाइल ने अब क्या करना है, अटैक करना है। अब स्टूडेंट्स इस सारे रिएक्शन में ना काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो अंडर डिस्कशन आएंगी। स्टार्ट में तो मैं उन्हें डिस्कस कर लूँगा, लेकिन लास्ट में हम हेडिंग बना के उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देंगे और यही हमारा सारा काम होगा। और याद रखिएगा कि ये SN2 SN1 ये पेपर में एग्ज़ाम में बार बार एज लॉन्ग क्वेश्चन आ चुके हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मैं बड़ा डिटेल में स्लोली बातों को लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको समझ आती रहे साथ साथ। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। इस कार्बन की अगर हम बात करेंगे
तो ये जो कार्बन है ना, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ये sp3 हाइब्रिडाइज है, और जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो एंगल होता है 109.5, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इस न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन के या तो इस तरफ से अटैक करेगा या इस तरफ से अटैक करेगा। अब डिसाइड आप लोगों ने करना है कि न्यूक्लियोफाइल किस तरफ से अटैक करेगा। अगर न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से अटैक करेगा तो अटैक पॉसिबल नहीं है। क्यों? नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, नेगेटिव नेगेटिव तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इट मीन्स कि न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप वाली साइड से अटैक नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो होगा क्या, न्यूक्लियोफाइल फिर लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। अब अटैक करेगा तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनना शुरू होगा और सेम टाइम पे इस लीविंग ग्रुप के साथ बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आगे जो आपको बुक में दिखाया जाएगा दैट इज अ ट्रांजिशन स्टेट। आप देखेंगे कि नेक्स्ट जो आपके पास जो स्टेट बनी दैट इज कि कार्बन, तीनों आपको कार्बन के हाइड्रोजन कुछ इस तरह दिखा दिए गए। कार्बन का एक बॉन्ड डॉटेड फॉर्म में आपको यहां पे दिखा दिया गया। मैं अपनी बातों को साथ साथ बोलता जा रहा हूं ताकि आपको समझ आती रहे। और दूसरा डॉटेड फॉर्म में बॉन्ड आपको यहां पे दिखा दिया गया। तीनों हाइड्रोजन तो वैसे ही मौजूद हैं। कार्बन का इस न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बन रहा है, यानी कि बॉन्ड मुकम्मल तौर पे बना नहीं, बॉन्ड फॉर्मेशन के प्रोसेस में है। और मीनवाइल एक्स के साथ जो बॉन्ड है दैट बॉन्ड इज ब्रेकिंग, या मैं इसे सिंपली अभी एक्स लिख देता हूँ। मीनवाइल ये बॉन्ड ब्रेक भी हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास क्या आ गई, एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। स्टूडेंट्स, ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ना, ये किसी भी रिएक्शन के दौरान जब आती है तो अगर ट्रांजिशन स्टेट का वर्ड यूज़ कर लिया जाए तो इट मीन्स कि इसकी एग्जिस्टेंस बड़े ही कम टाइम के लिए होती है। इतने कम टाइम के लिए कि साइमल्टेनियसली ये स्टेट बनी भी और साइमल्टेनियसली ये कन्वर्ट होकर अपने फाइनल प्रोडक्ट्स में चलेगी, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है। हाईली अनस्टेबल स्टेट है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी और ये साइमल्टेनियसली मेन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। आपके इंटरेस्ट के लिए लिख देता हूँ कि इसका जो एग्जिस्टेंस है ना, यानी कि कितने टाइम के लिए ये स्टेट एग्जिस्ट करती है, इसका एग्जिस्टेंस बड़े कम टाइम के लिए होता है। कितने टाइम के लिए आपने बताना है कि ऑलमोस्ट 10⁻⁻12 सेकेंड्स, ठीक है। और जैसे ही ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है तो ये जो कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज होती है और ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। ये दो तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपने इन बातों को याद रखना है। अब इसके फ़ौरन बाद क्या होगा कि ये ट्रांजिशन स्टेट कन्वर्ट होगी फाइनल प्रोडक्ट्स में और आपके पास फाइनल प्रोडक्ट्स बनेंगे जिनमें आपके पास कार्बन है, कार्बन के तीनों हाइड्रोजन्स के साथ बॉन्ड दिखा दिए यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया। और ये जो लीविंग ग्रुप ने लीव किया इसे हम यहाँ पे शो कर देते हैं कि जनाब ये लीविंग ग्रुप नेगेटिव चार्ज के साथ लीव कर गया, ठीक है। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बन गई। आपके पास जो रिएक्टेंट था दैट वाज प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, या अगर इसके लिहाज से बात करें तो ये आपके पास था आपके पास मिथाइल हैलाइड, और आपके पास जो प्रोडक्ट बनी दैट इज मिथनॉल, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो कुछ डेफिनेशंस हैं, अब ज़रा साथ साथ उन डेफिनेशंस को हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जी सिंगल स्टेप मैकेनिज्म।
स्टूडेंट्स ये ना सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, यानी कि ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि इस रिएक्शन के दौरान कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा। अब आप कहेंगे सर ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिंगल स्टेप है? ट्रांजिशन स्टेट और ना इंटरमीडिएट में फ़र्क होता है। ट्रांजिशन स्टेट जो है ना, इसकी एग्जिस्टेंस बड़े कम टाइम के लिए होती है। 10⁻⁻12 लिखा मैंने। अगर आप इसे साइंटिफिक नोटेशन को हटाएंगे और इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे ना, तो ये 1 सेकंड का कोई खरबवां हिस्सा बन जाएगा। मतलब इतने कम टाइम के लिए एग्जिस्टेंस है, तो इस इतने कम टाइम के लिए जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसे आप मिक्सर में से निकाल नहीं सकते। तो इसका मतलब कि तकरीबन सिंगल स्टेप रिएक्शन ही है। लेकिन अगर मैं इंटरमीडिएट का वर्ड कह दूंगा ना, तो इसका मतलब इंटरमीडिएट अगर कोई बन रहा होता है सेंटर में रिएक्टेंट्स, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स, तो इसका मतलब कि इंटरमीडिएट कंपैरेटिवली स्टेबल होता है और आप उसे रिएक्शन में से निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, तो इसलिए ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो आपने बताना है कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और सिंगल स्टेप ही इसका क्या है जी? रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है एंड दैट सिंगल स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। दैट सिंगल स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ये जो सिंगल स्टेप है यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, अब उसके बाद आपने नेक्स्ट क्या बताना है? आपने बताना है कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज हुई, किस तरह से चेंज हुई वो भी हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा जी चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन। चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन, वो सारी बातें जो हमने वहाँ पे डिस्कस की, अब हम उन बातों को ज़रा यहाँ पे बाय वर्ड्स लिखते जाएंगे कि हाइब्रिडाइजेशन में किस तरह से चेंज आएगा। स्टूडेंट्स, अगर आप रिएक्शन को देखेंगे तो सबसे पहले जो आपका सेंट्रल कार्बन एटम था sp3 हाइब्रिडाइज था, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई sp2 हाइब्रिडाइज, और फाइनल जब प्रोडक्ट्स बने तो ये जो कार्बन है दैट इज़ अगेन sp3 हाइब्रिडाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट चेंजेस फ्रॉम sp3 टू sp2, sp3 से पहले कन्वर्ट हुई किसमें? sp2 में, और दोबारा से फिर sp2 से कन्वर्ट हुई किसमें? sp3 में। याद रखिएगा कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब भी होती है तो एंगल हमारे पास होता है 109.5। यहां से जब sp2 में बात आई तो एंगल हो जाएगा जी 120, और उसके बाद दोबारा से एंगल कितना हो गया? 109.5। अब ऐसा हुआ क्यों? हाइब्रिडाइजेशन चेंज क्यों हुई? बात दोबारा वहीं आ जाएगी कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना था। इस तरफ न्यूक्लियोफाइल था, इस तरफ बाकी 3 ऑर्बिटल थे। ऑर्बिटल्स के दरमियान अगर आप एंगल देखेंगे तो दैट इज 109.5 डिग्री। यानी कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं तो ये सेंट्रल कार्बन, ये एक ऑर्बिटल, ये बाकी 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, मैं ज़रा डायग्राम को थोड़ा सा इसका जो साइज़ है वो बढ़ा देता हूँ ताकि आपके लिए बात समझने में आसानी हो। स्टूडेंट्स, हुआ क्या कि ये सेंट्रल कार्बन था और मैं डायग्राम को इस तरह बना देता हूँ, ले जी इस तरह कर देते हैं ताकि आपको बात समझने में थोड़ी सी आसानी हो। ये आपके पास जो था ना, ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया कब? जब कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मज़ीद आसान कर दूं तो इसे हम मिटा देते हैं यहाँ से इस तरह।
ले जी, ये जो मैंने लाइंस दिखा दी, दीज आर ऑर्बिटल्स, और इनके दरमियान जो एंगल होता है दैट इज 109.5। अब जब न्यूक्लियोफाइल ने आके कार्बन पे अटैक करना है तो एंगल कम है, न्यूक्लियोफाइल को स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करनी पड़ रही है, यानी कि न्यूक्लियोफाइल को आके अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल रही। दूसरी तरफ कार्बन देख रहा होता है कि मेरे साथ ये अटैच है, मैं इतना स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा तो मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो मुझे चाहिए कि कहीं ना कहीं मेरे साथ ये न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए। न्यूक्लियोफाइल अटैक करने की कोशिश कर रहा है, कार्बन चाहता है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, तो फिर कार्बन क्या करता है, कार्बन थोड़ा सा जो है वो आसानी पैदा करता है। कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज करता है sp3 में, sp2 में। जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जाता है तो इसके तीनों यानी कि एक s और दो p ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह होते हैं। अब जो बॉन्ड एंगल आ जाता है दैट इज़ 120, यानी कि पहले जो बॉन्ड एंड जो ऑर्बिटल थे वो एक दूसरे के करीब थे, एंगल कम था, अटैक मुश्किल था, कार्बन तक पहुंचना मुश्किल था। जब एंगल 120 हो गया, ऑर्बिटल्स एक दूसरे से दूर गए, न्यूक्लियोफाइल का सेंट्रल कार्बन तक आके अटैक करना थोड़ा सा आसान हो गया, और न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से क्या करेगा, अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और जैसे ही अटैक हो रहा होगा मीनवाइल लीविंग ग्रुप के साथ जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा होगा। तो इस तरह जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज होती है फ्रॉम sp3 टू sp2, ठीक है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपने बताना है डायरेक्शन ऑफ अटैक। मैं नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, साथ साथ आप लोग देखते जाइएगा। डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि न्यूक्लियोफाइल जिसने अटैक करना है उसके अटैक करने की डायरेक्शन क्या होगी। न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा फ्रॉम ऑपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली रिपल्शन होगी, इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस भी है, ठीक है। तो आपने बताना है कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल always attack from opposite side of leaving group। कि न्यूक्लियोफाइल हमेशा लीविंग ग्रुप के ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा। नेक्स्ट बेटे आपने बता देना है इनवर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब ये इनवर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन क्या है स्टूडेंट्स, ज़रा फोकस कीजिएगा। बिफोर अटैक जो लिविंग ग्रुप था दैट इज़ ऑन राइट साइड ऑफ द कार्बन एटम, और जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है अभी मतलब वो अटैक नहीं किया। अब इसको समझने के लिए ना आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अबाउट स्टीरियो केमिस्ट्री, लेकिन चूँकि स्टीरियो केमिस्ट्री अभी हमारे सिलेबस में आपके डिस्कस नहीं की गई, तो इसलिए मैं बड़े ही सादा अल्फाज में राइट और लेफ़्ट के लिहाज से बात करूँगा। आप लोगों ने ज़रा फोकस करना है। अगर आप देखेंगे तो एक न्यूक्लियोफाइल अटैच है कार्बन के राइट साइड पे, लेकिन जब प्रोडक्ट बनी तो जो प्रोडक्ट बनी उसमें जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है अब वो अटैक है कार्बन के लेफ्ट साइड पे। हाइड्रोजन पहले लेफ्ट साइड पे थे, बाद में किस तरफ हो गए, राइट साइड पे। तो अगर आप देखेंगे तो कार्बन की जो इन्वर्जन थी, जो कॉन्फ़िगरेशन थी, वो इन्वर्ट नहीं होगी। हाइड्रोजन और जो न्यूक्लियोफाइल है इनकी पोजीशन आपस में इन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो आपने बता, अच्छा इसको ना समझने के लिए हम एक वैसे डेली लाइफ में एग्जांपल भी ले लेते हैं। ये इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ना अम्ब्रेला है, आप अम्ब्रेला है और आप एक मतलब बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड में आप अम्ब्रेला आपके पास है और आप खड़े हैं। जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो जो अम्ब्रेला है उसकी जो साइज़ जो आपके पास जो उसकी रूफ है
वो बड़ी फास्ट विंड में, बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड में वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तो इसका मतलब जो अम्ब्रेला थी उसकी कन्फिग्रेशन जो थी वो इन्वर्ट कर गई। तो इसी तरह अगर आप देखेंगे तो कार्बन की जो हाइड्रोजन वाली साइड है वो इस तरफ आ गई और न्यूक्लियोफाइल वाली साइड इस तरफ आ गई, तो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन होगी। अब यहाँ पे भी आपने बताना है कि इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसमें इन्वर्जन कितने % है और रिटेंशन कितने % है, हमने ये बताना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपने बताना है कि इन्वर्जन कितने % है और रिटेंशन कितने % है। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि इन्वर्जन 100% है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपके पास बन रही है वो 100% इन्वर्स जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन के साथ बन रही है। तो इन्वर्जन कितनी % होगी जी, 100%। और जो रिटेंशन है दैट इज़ 0%। अब प्रॉब्लम क्या कि हमें इन्वर्जन और रिटेंशन का नहीं पता। इन्वर्जन मैं अभी बता चुका हूँ कि उल्ट जाना, और रिटेंशन का मतलब बरकरार रहना, कि इस तरफ न्यूक्लियोफाइल था, नया आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी इस तरफ ही लगा होगा, यानी कार्बन अपनी कॉन्फ़िगरेशन को कितने % बरकरार रखता है, दैट इज़ 0%। 0% जो है वो रिटेंशन रहती है कॉन्फ़िगरेशन में। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स ज़रा इस तरफ आ जाते हैं, बाकी जो थोड़ा सा काम रह गया कोशिश करते हैं कि इस तरफ उसे डिस्कस कर लिया जाए। नेक्स्ट आपसे बात की जाएगी अबाउट मॉलिक्यूलैरिटी, कि रिएक्शन जो है इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है। तो आपने बताना है कि मॉलिक्यूलैरिटी होती क्या है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन रेट डिटर्मिनिंग स्टेप इज कॉल्ड मॉलिक्यूलैरिटी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स involve in rate determining step ये आपके पास क्या कहलाता है, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, ये आपके पास कहलाता है मॉलिक्यूलैरिटी। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो हमने पहले बात की कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। इसका मतलब सिंगल स्टेप है तो उसमें ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और ये जो अल्काइल हैलाइड है ये दोनों ही क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि सो मॉलिक्यूलैरिटी इज 2, कि ये जो रिएक्शन है इनकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, 2 है। उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक्स आपने बता देने इनके। रिएक्शन काइनेटिक्स क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड यानी कि Rx और कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो रेट है वो अल्काइल हैलाइड और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मतलब क्या इसका, अगर आप सिर्फ अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। अगर आप अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तब भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। यानी कि जो रिएक्शन की स्पीड है वो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ये सारी चीज़ें हम ना फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 में डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हुए हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह ये क्या होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपने बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टूडेंट्स रेट रिलेशन मैंने ऊपर लिख दिया, अगर यहां से ही मैं रेट इक्वेशन देखना चाहूं
तो रेट इक्वेशन क्या बनेगी, रेट आपके पास इक्वल आ जाएगा जी किसके, कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये आपके पास आ गई क्या जी, रेट इक्वेशन। अब थोड़ा सा अपना फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कीजिए। रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनकी पावर्स के सम को हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की पावर भी 1 है, न्यूक्लियोफाइल की पावर भी 1 है, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या होगा, आप लिखेंगे कि 1 + 1 इक्वल हो जाएगा जी 2 के। तो इसका मतलब ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स हैं उनके एक्सपोनेंट्स का जो सम है उसे आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगे। अब कौन से वो हैलाइड्स हैं जो ये रिएक्शंस शो करते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कि हैलाइड्स शोज या हैलाइड्स शो SN2 मैकेनिज्म, कि कौन से वो हैलाइड्स हैं जो SN2 मैकेनिज्म शो करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने बताना है कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा ये रिएक्शन शो करता है दैट इज़ मिथाइल हैलाइड। मैं इसे लिख दूंगा जी CH3X। सबसे ज़्यादा मतलब कि रिएक्टिविटी मिथाइल हैलाइड के लिए। उसके बाद प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और उसके बाद सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ये जो टर्शरी है ना, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ये SN2 के लिए क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ जी कि अनरिएक्टिव, यानी कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शंस शो नहीं करते। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने कोशिश की कि हम SN2 रिएक्शंस को कम्प्लीटली डिस्कस करें। दोबारा बताता चलूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसके सिर्फ आपको डेफिनेशन पता नहीं चाहिए अच्छे तरीके से, रिएक्शन, उसका मैकेनिज्म, और मैकेनिज्म के बाद ये हेडिंग्स आप अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें कि मैंने इतनी हेडिंग्स एटलीस्ट लिखनी है, तो इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स बन जाएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेटे हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।